हेलो मेरे प्यारे सीएस स्टूडेंट्स, मैं सीएस प्रतीक श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं डीसी लाइन सीएस में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग ढेर सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और इसीलिए मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। देखिए, लॉ का जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है और आईसीएसआई चाहता है कि लॉ को लेकर के स्टूडेंट की पहले नॉलेज इंप्रूव हो, उसकी पकड़ मजबूत हो, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव में उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना वो बहुत जरूरी है और वो चीज केवल और केवल एमसीक्यू की प्रैक्टिस से होगी। तो चलिए, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं लॉ के प्रैक्टिस सेशन और बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सारे मिक्स एमसीक्यू हैं, ठीक है, और जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे पास्ट ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए, ठीक है। तो ये जितने भी एमसीक्यूज हम लोग करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये चीज़ हाँ मैं बताना भूल गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज आपका सबसे ज़्यादा रहने वाला है, कि जैसे 60 मार्क्स का वेटेज है आपका बिजनेस लॉ में, ठीक है। 60 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप ये मान करके चलो कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आपको मिलेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे और इसके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन अग्रीमेंट एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड, ये तो सबको पता होगा, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब ऑप्शन इज बी, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पॉजिटिव है और कौन सा क्वेश्चन निगेटिव है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसमें कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बस एक चीज बची, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जैसे लैंड वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है और रजिस्ट्रेशन करवाना कभी भी एसेंशियल एलिमेंट का पार्ट नहीं है, कि हर एक एसेंशियल एलिमेंट में वो चीजें आती हैं जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी थोड़ी ना होता है। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो क्या होगा, वॉइड होगा बेटा। इसमें तो आगे के ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन हमेशा एसेंशियल एलिमेंट का पार्ट होता है। कंसिडरेशन के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, माइनर एग्रीमेंट, माइनर के साथ में अगर कोई भी एग्रीमेंट किया तो वो भी क्या होगा, वो भी वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। ऑप्शन देखते हैं, वॉइडेबल नहीं, वैलिड नहीं, वॉइड एब इनिशियो। आंसर इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे इसी ऑप्शन में एक जगह पर लिखा रहता कि जैसे हाँ नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इलीगल, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने नीचे वाला ऑप्शन ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अक्सर स्टूडेंट वॉइड में और इलीगल में कंफ्यूज हो जाते हैं। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी वॉइड होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें पनिशमेंट मिलती है। वॉइड एग्रीमेंट में भी चीज़ें वॉइड एब इनिशियो होती हैं, लेकिन उसमें पनिशमेंट नहीं मिलती है। माइनर के साथ में अगर कोई भी एग्रीमेंट किया तो उसमें पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, उसका आंसर हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा, ठीक। देखो अब विच सेक्शन डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक सेक्शन 124 से 238 तक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 5 कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ठीक है। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इंडेमनिटी से हुई थी। तो सेक्शन 124 बेटा है इंडेमनिटी का, जो पहला है, तो पहला ही सेक्शन है उसका, सेकंड पार्ट का, तो 124, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय, अब इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी, एक तो प्रिंसिपल डेटर,
क्रेडिटर और श्योरिटी। तो यहाँ पर कंसीडरेशन किसको मिलती है भाई, कंसीडरेशन का तो होना जरूरी है, सभी पार्टीज के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। तो श्योरिटी के लिए तो होगी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, ऑल पार्टीज इज सफिशिएंट फॉर श्योरिटी, है ना। श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन, प्रिंसिपल डेटर को लोन मिलना ही, प्रिंसिपल डेटर का काम होना ही श्योरिटी के लिए कंसीडरेशन मानी गई है। तो श्योरिटी के लिए भी कंसीडरेशन इसमें होती है। नेक्स्ट देखो, हु इज द प्रिंसिपल डेटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, श्योरिटी होता है नहीं, क्रेडिटर होता है नहीं, जो पर्सन गारंटी लेता है, पर्सन हु गिव्स गारंटी नहीं, उसको श्योरिटी बोलते हैं। तो पर्सन हुज डिफॉल्ट इज गारंटीड, बिल्कुल जिस पर्सन के डिफॉल्ट की गारंटी ली जाती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड। अब कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक गारंटी को रिवोक नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है। तो देखिए कैसे किया जाएगा, बाय परफॉर्मेंस बिल्कुल हो सकता है, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी बिल्कुल होगा, बाय नोटिस फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन बिल्कुल होगा। तो इसमें तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारे तरीकों से कॉन्टिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है, लेकिन हाँ बस ये ध्यान रखने वाली चीज है कि हमेशा हर तरीके से फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, इवन अगर डेथ भी हो गई है ना श्योरिटी की, तो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक हो जाएंगे, लेकिन जो पास्ट वाले ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए गारंटी चलती रहेगी। अब देखो नेक्स्ट आता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज द राइट ऑफ ओनर, ट्रस्टी, बेली नहीं, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, किसी को किसी का खोया हुआ सामान मिला है तो वो क्या होगा, वो एज अ बेली काम करेगा, एज अ बेली काम करेगा। बेलमेंट में यही तो होता है, जब हमारी प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी दूसरे पर्सन के पास में जाता है तो उसको बोला जाता है बेलमेंट, जिसके पास में जाता है उसको बोलते हैं बेली, और जो देता है उसको बोला जाता है बेलर। तो यहाँ पर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हमेशा बेली के तौर पे काम करेगा, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन स्यू द ओनर फॉर रिवॉर्ड। अब जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैं, क्या वो ओनर के ऊपर सूट फाइल कर सकता है फॉर रिवॉर्ड। तो बेटा अगर रिवॉर्ड को प्रॉमिस किया गया है, अगर रिवॉर्ड को प्रॉमिस किया गया है तभी वो सूट फाइल कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो देखिए रिवॉर्ड इज प्रॉमिस, तो पहले ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, रिवॉर्ड इज प्रॉमिस्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लेज इज डिफाइंड। अब प्लेज को कहां पर डिफाइन किया गया बेटा, प्लेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 172, सेक्शन 172 में प्लेज को एक्सप्लेन किया गया है, तो ऑप्शन इज सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन इज सी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बेलर इन अ प्लेज इज कॉल्ड। अब देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो प्लेज होता है वो भी बेलमेंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि यहां पर भी तो पोजीशन ट्रांसफर होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स हमको वापस मिल जाएंगे। तो प्लेज के केस में बेलर कौन होता है, जो लोन ले रहा है वो होता है बेलर। तो इसका मतलब जो लोन ले रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉनर बोलते हैं। तो ऑप्शन इज पॉनर, जो गिरवी रख रहा है वो होता है बेलर, और जिसके पास में गिरवी रखा जाता है वो एज अ बेली काम करता है। तो पॉनी हमेशा बेली होगा, पॉनर हमेशा बेलर होगा। आगे देखो, पॉनीज राइट ऑन डिफॉल्ट इंक्लूड्स। अब देखो पॉनी के पास में क्या क्या राइट होते हैं। अगर पॉनर ने डिफॉल्ट किया तो पॉनी के पास में क्या क्या राइट्स होंगे, सूट फाइल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, गुड्स को रिटेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ले सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे काम करता है। अगर पॉनर ने डिफॉल्ट किया तो पॉनी उसके ऊपर सूट भी फाइल कर सकता है, गुड्स को रिटेन भी कर सकता है, यानी कि लीन पे एक्सरसाइज करता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को भी रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट देखो, अब एजेंट को कहां पर डिफाइन किया गया बेटा, सेक्शन 182, सेक्शन 182 बताता है एजेंट के बारे में। तो देखो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, सेक्शन 182। आगे देखो कुछ कुछ सेक्शंस हैं उसको याद रख लेना, कभी कभी सेक्शंस को लेकर के पूछ लेता है। तो अब देखो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के लिए क्या बोला है, कंसीडरेशन इज एसेंशियल इन एजेंसी। नहीं, एजेंसी के केस में कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसका मतलब कंसीडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कंसीडरेशन इज एसेंशियल इन एजेंसी, नॉट एसेंशियल इन एजेंसी, कंपल्सरी इन राइटिंग, मैंडेटरी इन ऑल केसेस नहीं, नॉट एसेंशियल, नॉट एसेंशियल इन एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं,
एजेंसी बाय एस्टॉपेल, एजेंसी बाय एस्टॉपेल इज कवर्ड इन, तो एजेंसी बाय एस्टॉपेल में कहां पे बताया गया? सेक्शन 237, सेक्शन 237 बताता है एजेंसी बाय एस्टॉपेल के बारे में। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, विच एजेंसी अराइजेस आफ्टर द इवेंट, विच एजेंसी अराइजेस आफ्टर द इवेंट, यानी कि पहले इवेंट हो गया, एजेंसी बाद में क्रिएट हो रही है, पहले इवेंट हो गया बाद में एजेंसी क्रिएट हो रही है। तो देखते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी, नहीं, एजेंसी बाय नेसेसिटी में तो पहले इवेंट हो जाता है, तो एक्सप्रेस एजेंसी नहीं, इंप्लाइड एजेंसी, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। आंसर इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्या होता है कि जब किसी ने बगैर किसी अथॉरिटी के कुछ काम किया है, कोई भी पर्सन जो बगैर अथॉरिटी के कोई काम करता है और बाद में प्रिंसिपल्स उसको रेटिफाई कर देते हैं, बाद में प्रिंसिपल उसको रेटिफाई कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में काम पहले होता है, एजेंसी बाद में क्रिएट होती है। तो इस वजह से ऑप्शन इज डी, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एन एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। अब एन एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट इज डिफाइंड, तो बेटा इसका है सेक्शन 202, सेक्शन 202 है एजेंसी विद इंटरेस्ट, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। तो अगर एजेंसी में इंटरेस्ट है तो ऐसी एजेंसी को तो बेटा रिवोक नहीं कर सकते, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम, नहीं, एंड्स ऑन डेथ, नहीं, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। आंसर इज कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट होती है ना, जिसमें एजेंट का भी कोई इंटरेस्ट हो, जिसमें एजेंट का भी कोई इंटरेस्ट हो, तो ऐसी एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an agent is personally liable, okay, an agent is personally liable when principal is disclosed, principal is minor, act is within authority, act is ratified। तो एजेंट कहाँ पर पर्सनल लाइबल होगा? जहाँ पर प्रिंसिपल माइनर है, जहाँ पर प्रिंसिपल माइनर है तो माइनर की कभी भी लाइबिलिटी होती नहीं है, तो लाइबिलिटी हमेशा किसकी होगी? एजेंट की होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेट एजेंसी। अब इनमें से कौन कौन सी सिचुएशन में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी? देखो, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, डेथ ऑफ एजेंट, बिल्कुल ये दोनों है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये भी है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इन सारे केसेस में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। आगे देखते हैं, डेल क्रेडिटर एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट तो पता है भाई, गारंटी लेता है, किस चीज़ की गारंटी लेता है? पेमेंट की गारंटी लेता है। डेल क्रेडिटर एजेंट हमेशा पेमेंट की गारंटी लेता है, तो ऑप्शन पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है गारंटीज पेमेंट, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है, अ ब्रोकर डिफर्स फ्रॉम अ फैक्टर। अब ब्रोकर फैक्टर से कैसे अलग होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, हैज पोजीशन ऑफ गुड्स, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हैज लीन ऑन गुड्स, बिल्कुल नहीं है, हैज नो पोजीशन ऑफ गुड्स, यही हो सकता है। भाई ब्रोकर के पास में, ब्रोकर को हम लोग रखते हैं, क्यों रखते हैं? किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के लिए, गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए। पोजीशन तो हमारे पास ही रहता है ना, तो ब्रोकर के पास में, ब्रोकर को उस पर कमीशन मिलता है खरीदवाने और बिकवाने पे, लेकिन पोजीशन हमेशा ओनर के पास में ही होता है। तो ऑप्शन इज सी, हैज नो पोजीशन ऑफ गुड्स। अब विच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। अब वॉइडेबल कौन होगा? एग्रीमेंट विद माइनर, ये वॉइड एबिनिशियो होता है। एग्रीमेंट अंडर कोअर्जन, कोअर्जन के केस में वॉइडेबल होता है। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये चार ऐसी सिचुएशन है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, एग्रीमेंट अंडर कोअर्जन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बिवेयर, बायर को हमेशा अवेयर होना चाहिए। तो ये डॉक्ट्रिन हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ी थी? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ी थी। तो देखते हैं, बेलमेंट एजेंसी, सेल ऑफ गुड्स। अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। प्रपोजल प्रॉमिस कब कन्वर्ट होता है? कब कन्वर्ट होता है? जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ
कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट देखो, कंसीडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, रियल एंड लॉफुल, इक्वल इन राइटिंग। तो कंसीडरेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, तो कंसीडरेशन बस रियल और लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, ये तो वैलिड होगा। एग्रीमेंट विद फ्री कंसेंट, ये भी वैलिड होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27 है ना, सेक्शन 27, ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। अगर किसी को बिजनेस करने से रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट हुआ है, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्री कंसेंट इज एब्सेंट व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय ऑफर, एक्सेप्टेंस, कोअर्जन, ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने पढ़ा कोअर्जन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉड मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, तो फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, वॉइड, इलीगल, वॉइडेबल, वैलिड, आंसर इज वॉइडेबल। अभी मैंने आपको बताया, अनड्यू कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चारों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा, वॉइडेबल होगा। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, आंसर इज वॉइड एब इनिशियो। विच इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इंडिया में तो तीनों होती हैं, इंडिया में पास्ट भी होती है, प्रेजेंट भी होती है, फ्यूचर भी होती है, तो ऑप्शन विल बी इलीगल। इलीगल कभी भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, कब कब ऐसी सिचुएशन होती है कि साइलेंस को फ्रॉड माना जाता है, कब कब ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपकी ड्यूटी होती है बोलना। दूसरा, जहां पर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, जहां पर चुप रहना बोलने के बराबर है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पार्टीज आर स्ट्रेंजर, नहीं, ड्यूटी टू स्पीक एग्जिस्ट, तो जहां पर बोलना आपकी ड्यूटी होती है। इन फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जहां पर ट्रस्ट वाला रिलेशन होता है, भरोसे वाला रिलेशन होता है, वहां पर बोलना आपकी ड्यूटी होती है। वहां पर भी अगर आप नहीं बोलते हैं तो फिर उसको फ्रॉड माना जाएगा। आगे देखते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स, लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, रिटन, ऑब्वियसली लॉफुल ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, जो फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, तो ऑप्शन विल बी सी। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इंडेमनिटी और गारंटी के दिए हुए। तो सबसे पहले देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होती हैं, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। ऑप्शन विल बी ए, 2 पार्टीज। आगे देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व्स क्रेडिटर, डेटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। देखते हैं, क्रेडिटर, डेटर एंड श्योरिटी, ये तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन विल बी डी। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज, अब श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, देखते हैं, सेकेंडरी, लिमिटेड, को एक्सटेंसिव, विद प्रिंसिपल, डेटर, ऑप्शनल। तो बेटा श्योरिटी की लाइबिलिटी हमेशा को एक्सटेंसिव होती है, प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर हमेशा पहले लाइबल होगा और प्रिंसिपल डेटर के बाद लाइबिलिटी अराइज होगी श्योरिटी की, तो ऑप्शन विल बी सी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी रिलेट्स टू, तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जो होती है वो एक ट्रांजैक्शन के लिए होती है, पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए होती है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए होती है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का मतलब जो कंटिन्यू चलती रहती है, यानी कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडरेशन फॉर गारंटी फ्लोज फ्रॉम, तो गारंटी के लिए जो कंसिडरेशन है वो कहाँ से फ्लो होती है, ये फ्लो होती है बेटा प्रिंसिपल डेटर से, ये फ्लो होती है प्रिंसिपल डेटर से। आगे देखते हैं, श्योरिटी इज डिस्चार्ज इफ क्रेडिटर वेरीज कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विद कंसेंट, विदाउट कंसेंट, विद नोटिस, विद कोर्ट ऑर्डर, ऑब्वियसली कि विदाउट कंसेंट। अगर क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन में बगैर श्योरिटी की कंसेंट लिए कुछ भी चेंजेस करता है तो श्योरिटी वहां पर डिस्चार्ज हो जाता है। तो देखिए, श्योरिटीज लाइबिलिटी अराइजेज, अब श्योरिटी की लाइबिलिटी कब अराइज होगी, गारंटी इज साइंड, डेट इज ड्यू, प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स, नोटिस इज गिवन। तो बेटा जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तब श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होगी। आगे देखते हैं,
डेथ ऑफ श्योरिटी अफेक्ट past transaction only, future transaction only, all transactions, no transaction obviously, future transaction के लिए गारंटी रिवोक हो जाएगी, लेकिन पास्ट वाले ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी की जो स्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, वो लायबल होगी। बेलमेंट में देखते हैं, बेलमेंट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ मनी, गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी, गुड्स। बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है और मूवेबल प्रॉपर्टी में गुड्स की डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया है, तो आंसर विल बी गुड्स। ओनरशिप ऑफ गुड्स इन बेलमेंट रिमेन्स विद, ऑब्वियसली कि ओनरशिप किसके पास में रहेगी, जो गुड्स को दे रहा है उसको बोला जाएगा बेलर और जिसको गुड्स मिल रहे हैं उसको बोला जाएगा बेली। तो ओनरशिप हमेशा किसकी होगी, ओनरशिप हमेशा बेलर की होगी, राइट। आगे देखते हैं, बेलमेंट फॉर नो रिवॉर्ड इज कॉल्ड बेलमेंट फॉर हायर, ग्रेचुअस बेलमेंट, प्लेज एजेंसी, ऑब्वियसली ग्रेचुअस बेलमेंट। भाई जो ग्रेचुअस बेलमेंट होती है, मुफ्त में होती है, उसमें कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बेली मस्ट टेयर गुड्स एज, तो बेली को हमेशा गुड्स को संभाल करके रखना चाहिए, हिज ओन गुड्स, इंश्योर गुड्स, ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, ओनर। बिल्कुल देखो, ऑप्शन अगर ये वाला ना होता तो फिर हिज ओन गुड, अपने गुड्स की तरह से संभाल करके रखना चाहिए, लेकिन आंसर ये वाला ज़्यादा बेटर है, ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। एक आम आदमी अपनी समझदारी जो दिखाता है गुड्स को संभाल करके रखने को लेकर के, सेम उसी समझदारी के साथ में गुड्स को अपने गुड्स की तरह से संभाल करके रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, बेलर कैन टर्मिनेट बेलमेंट इफ गुड्स आर मिसयूज्ड, ऑलवेज, नेवर, ओनली विथ कोर्ट ऑर्डर और ओनली इन राइटिंग। नहीं, ऑलवेज। बेलर कैन टर्मिनेट, बेलर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है अगर गुड्स को मिसयूज किया जा रहा है, तो वो तो हमेशा राइट होगा। आगे देखते हैं, मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विदाउट कंसेंट गिव्स राइट टू, अब अगर वैसे तो बेली की ये ड्यूटी होती है कि बेलर के गुड्स को कभी भी अपने गुड्स के साथ में मिक्स ना करे, और अगर वो मिक्स कर देता है तो अगर गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है तो सेपरेट करने का पूरा खर्चा किसका होगा, बेली का होगा। अगर गुड्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता तो उस केस में अगर बेलर को कोई भी नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई बेली करेगा। तो देखते हैं इसमें, मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विदाउट कंसेंट गिव्स राइट टू बेलर ओनली, बेली ओनली, बोथ प्रोपोर्शनेटली, कोर्ट, बिल्कुल बेली ओनली। नहीं सॉरी, मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड विदाउट कंसेंट गिव्स राइट टू बेलर ओनली, बेलर के पास में राइट होता है, ठीक है। देखिए, बेली मस्ट रिटर्न गुड्स ऑन, तो बेली गुड्स को वापस करेगा ऑन डिमांड, एक्सपायरी ऑफ टाइम और पर्पस, सेल और नोटिस, ऑप्शन विल बी बी। जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा या किसी टाइम के लिए अगर बेलमेंट हुआ है तो जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा वैसे ही बेली गुड्स को बेलर को वापस कर देगा। तो चलिए, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 50 क्वेश्चंस तो आप लोगों के बिल्कुल तैयार होंगे। नेक्स्ट टर्न पर और क्वेश्चंस इसी के ही लेकर के आएंगे। अभी हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि लगभग 200-250 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, फिर बाकी के एक्ट्स पर आते हैं। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।